यहाँ सबसे पहले आपको मौसम और जलवायु के बीच अंतर स्पष्ट करना होगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा अंतर स्पष्ट कर लेते हैं और आप देखोगे इन्हीं अंतरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ाऊंगा, मैं साथ साथ यह भी बताता चलूंगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, कौन सी चीजें जरूरी हैं, कौन सी चीजें जरूरी नहीं है, कितना आपको हाईलाइट करना है, कितना आपको नोट करना है, सारी चीजों को बताता चलूंगा। और मैं अगर थोड़ा सा भी कुछ भी पढ़ाऊंगा तो उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको साथ साथ करा दूंगा। यानी कि ये तरीका थोड़ा अलग होने वाला है। और आप कंपटीशन के क्षेत्र में जाओगे तो अमूमन बहुत सारे लोग तो नहीं, लेकिन कुछ मिनिमम लोग ही यह तरीका अपनाते हैं। और जो यह तरीका अपनाता है वह अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। तो आशा करता हूं आप भी मेरे इस तरीके को अपनाओगे, है ना? अपनाओगे? बोलो हाँ। हाँ, तो आइए देखते हैं भैया मौसम और जलवायु। मौसम और जलवायु। आपने एक गाना सुना होगा, मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। अब यहां नायिका क्या गा रही है? मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। वह यह भी तो गा सकती थी कि मेरे यार बदल ना जाना जलवायु की तरह। क्योंकि यहां वह इसलिए जलवायु शब्द का प्रयोग नहीं कर रही है क्योंकि नायिका क्या पढ़ के आई है? जलवायु विज्ञान पढ़ के आई है और उसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मौसम क्षणिक होता है, दिन प्रतिदिन समय समय पर, है ना, बदलता रहता है। तो इसीलिए वह गाती है कि मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह। तो भैया क्या है मौसम? यह क्षणिक होता है। कैसा होता है भैया? क्षणिक होता है। क्षणिक होता है यानी कि अभी आप देखते रहो और कुछ समय बाद, आधे घंटे, 20 मिनट, 15 मिनट में बादल छा जाते हैं, बारिश होने लगती है, आंधी आने लगती है। तो ये क्या है? मौसम बदल गया। जबकि जलवायु दीर्घकालिक होता है। कैसा होता है भैया? दीर्घकालिक होता है। कैसा होता है? दीर्घकालिक होता है। अब यह क्षणिक है तो ये क्या करेगा भैया? छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह क्षेत्रीय विशेषता है। यह छोटे क्षेत्र को प्रभावित करती है। और फिर हम लोग जलवायु के बारे में बात करेंगे तो यह क्या है भैया? प्रादेशिक विशेषता है। यानी कि यह बहुत बड़े भूभाग को क्या करती है भैया? प्रभावित करती है। बहुत बड़े भूभाग को प्रभावित करती है। समझ में आई इतनी बात? जलवायु और मौसम के बीच हम लोग अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। मौसम क्षणिक होता है, यह हमेशा बदलता रहता है। अभी आधे घंटे बाद मौसम चेंज हो जाएगा, है ना? कभी कभी बादल छा जाएंगे, बारिश होने लगेगा और भी तमाम घटनाएं होने लगती हैं। और यह क्या होता है भैया? क्षेत्रीय होता है, यानी कि ये छोटे क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो इसीलिए हम इसे क्षेत्रीय विशेषता भी कह सकते हैं। जबकि जलवायु, जलवायु दीर्घकालिक विशेषता है और यह बहुत बड़े भूभाग को प्रभावित करता है। तो इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि यह प्रादेशिक विशेषता है। तो यही चीजें जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया, वही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। वही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। देखो भैया, मौसम वायुमंडल की एक अल्पकालिक परिघटना है। यही मैंने बताया भैया, क्षणिक है, अल्पकालिक। वही गाना याद करो। एक गाना और इसमें निकला है लेकिन वो भोजपुरी में है। उसमें दिया गया है, छाने छाने बदले तोहरे मिजाज, ऐसे कुछ करके दिया है। और आगे मैं नहीं जाऊंगा, आप समझ जाइए। तो जो मौसम है, जो मौसम है वह कैसा है भैया? अल्पकालिक परिघटना है जिसमें तापमान, आर्द्रता, वर्षण एवं पवनों की प्रकृति में क्षण प्रतिक्षण या दिन प्रतिदिन परिवर्तन देखने को मिलता है या देखा जाता है। वही बात आ गई ना, क्षणिक है।
तो ये हो गया। उसके बाद आप देखोगे जलवायु। जलवायु लगभग 30 से 35, कितना भैया, 30 से 35 वर्षों की दीर्घकालिक मौसमी दशाओं का औसत योगमान है। वही चीजें मैंने यहां पर बताया कि जलवायु आपकी दीर्घकालिक है। कितना भैया, दीर्घकालिक है। तो ये आंकड़ा आप याद रखो। क्या याद रखो, ये आंकड़ा याद रखो। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यही आपसे पूछा जाएगा। और ये आप नोट करो, ये आपसे पूछा जाएगा। समझ में आई बात? ये और सब कुछ मिटा दो। ये याद रखो, ये आपसे पूछा जाएगा, और ये याद रखो, ये आपसे पूछा जाएगा। और आप दीर्घकालिक क्षणिक ये देख ही रहे हैं, क्षेत्रीय और प्रादेशिक ये बातें आप याद रखो, ये आपसे पूछी जाएंगे। समझ में आ गई बात? जो मौसम है वह कैसी है भैया, अल्पकालिक घटना है, और जो जलवायु है वो दीर्घकालिक घटना है। और ये आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। अब आइए इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं ताकि आप आसानी से कर ले जाओ। ये आप देख सकते हो, थोड़ा मौसम जलवायु परिवर्तन को दिखाया गया है यहाँ पर। चलो क्वेश्चन करो। यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, जलवायु शब्द किसी स्थान की कम से कम कितनी अवधि की औसत मौसमी दशाओं को दर्शाता है। अब पीछे जिन्होंने पढ़ा वह तुरंत जो है इस क्वेश्चन को ऐसे उड़ा देंगे, कहेंगे कि भैया सारी बात छोड़ दो और सी पे लगा दो ताला। तो समझ में आई बात? और यही तो मैंने आपको नोट करने के लिए कहा था कि भैया यही नोट करो, यही पूछा जाएगा। तो इसी तरह से मैं हर जगह बताता चलूंगा। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन आपने कर लिया। अब आगे देखो, मौसम के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मौसम विज्ञान मुख्य रूप से वायुमंडल के किस भाग का अध्ययन करता है। अब आप ढूंढो अल्पकालिक कहाँ दिया है, अल्पकालिक कहाँ दिया है, तो अल्पकालिक यहां दिया है। अब भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओ। लेकिन हाँ, अगर आप परीक्षा हॉल में बैठना तो देख लेना कि भैया अल्पकालिक और कहीं तो नहीं लिखा है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, अल्पकालिक यहां भी लिख देता है, यहां भी लिख देता है, और उसके बाद उसके पीछे की कहानी बदल देता है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होगा तो जहां भी आपको अल्पकालिक दिख जाए वहां तुरंत आप जो है गोला भर के चले आना, कह देना कि भैया छोड़ो जाने दो, हम और ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस अल्पकालिक हमने देखा लगा दिए। तो आप बताओ मेरे भाई, हमने यहां पर यही दोनों चीजों को तो नोट किया था, इन्हीं दोनों चीजों को तो नोट किया था। यहां से क्वेश्चन ऐसे बनेगा। और फिर इसमें हमने देखा था एक क्षेत्रीय और एक प्रादेशिक, यहां से क्वेश्चन आपका अगला पूछा जा सकता है ना। अब देखो, यहाँ क्वेश्चन पूछने का भी मतलब अलग अलग निकलेगा। अगर आपका जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने वाला होगा, अगर उसने नेट जेआरएफ पीएचडी वगैरह सब कुछ कर रखा है तो वो बहुत तगड़ा क्वेश्चन बनाएगा, बहुत हाई क्वेश्चन बनाएगा। और वो क्वेश्चन बनाएगा तो भैया बड़े बड़े जो है नहीं कर पाएंगे। और अगर वो थोड़ा विद्यार्थियों के भाव को समझ जाएगा, कभी कभी क्या होता है कि टीचर अपने बच्चों को अपने जैसा समझ लेता है, यानी कि जितना ज्ञान टीचर के अंदर है टीचर समझता है कि उतना मेरे बच्चों के अंदर ज्ञान होगा। तो भैया ये मानसिकता आप त्याग दीजिए। अगर कोई भी एग्जामिनर मेरे लेक्चर को देखेगा तो भैया आप इस भावना को त्याग दीजिए। आप मानिए कि आप योग्य हैं, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन अगले विद्यार्थी को बहुत सारी चीजें नहीं आती। तो कभी कभी ऐसा होता है तो एग्जामिनर कठिन क्वेश्चन बना देता है कि मेरा विद्यार्थी मेरे जैसा है, कर ले जाएगा। और अगर एग्जामिनर ने बच्चों के भाव को समझा और फिर क्वेश्चन बनाया तो क्वेश्चन का लेवल हल्का होगा, बहुत ज्यादा भारी नहीं होगा। और वैसे भी 2 4 10 क्वेश्चन तो आपके बहुत भारी आएंगे ही, हर हाल में आएंगे, उनको कोई भी नहीं कर पाएगा। अगर आपके लिए वह 2 4 10 क्वेश्चन कठिन होंगे तो और लोगों के लिए भी कठिन होंगे। लेकिन फिर भी आप तैयारी बनाए रखिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, किसी भी तरीके का पूछा जाए, आप आसानी से करने के लिए सहज रहो। आप उतनी तैयारी करके जरूर से जरूर जाओ। अब हमें यहां पर जानना है वायुमंडल का संगठन एवं संरक्षण। क्या भैया, वायुमंडल का संगठन और क्या पढ़ना है, संरचना। अब देखो,
ये हमारी पृथ्वी है। क्या है भैया? ये हमारी पृथ्वी है। देखो ध्यान से देखो, ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की मोटी चादर फैली हुई है ना? वायु गैसों की एक मोटी चादर इसके चारों ओर आवरण की तरह फैली हुई है। इसी को कहते हैं वायुमंडल। क्या कहते हैं भैया? इसी को कहते हैं वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों से घिरी हुई है और इसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल में आपको तमाम गैसें दिखेंगी, इसी में आपको जल वाष्प दिखेगा, इसी में आपको धूल कण देखने को मिलेंगे। और यहां से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं साथ साथ बताता चलूंगा। तो इतनी बात समझ में आई, वायुमंडल के बारे में आपने समझ लिया। मेरे साथ आप भी दोहराइए। हमारी पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी हुई है, तमाम गैसों से घिरी हुई है, तमाम धूल कण और जलवाष्प वगैरह से घिरी हुई है। इसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? अब कोई पूछेगा वायुमंडल क्या है, तो आप तुरंत जो है ऐसे खिंचा देना, एक ठो गोला बना देना, बीच में लिख देना कि भैया ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी के चारों ओर गैस का घेरा है। किसका घेरा? किसका घेरा है? गैसों का घेरा है। और यही हो जाता है क्या? वायुमंडल। क्या हो जाएगा? वायुमंडल। क्लियर? अब आइए भैया एक एक करके यहां लिखा हुआ पढ़ लेते हैं। वायुमंडल की परिभाषा सबसे पहले आपको जानना है। देखिए अगर आपका लिखित पेपर होता तो वायुमंडल आपके लिए परिभाषा जरूरी हो जाती, लेकिन हो सकता है आपका क्वेश्चन यहां से बन जाए। कैसे बनेगा? आइए मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो किस तरह का होगा आगे मैं बताऊंगा। तो यहां से परिभाषा से भी क्वेश्चन बन सकता है, हल्के में नहीं लेने का। पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित विभिन्न गैसों, जल वाष्प, वायु में निलंबित अदृश्य ठोस कणों का समूह जो पृथ्वी को उसकी गुरुत्वीय शक्ति के प्रभाव से घेरे रहता है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। ये वायुमंडल की बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन परिभाषा है। और इस परिभाषा को अगर आपने कहीं पर लिख दिया, इस परिभाषा को अगर आपने कहीं पर लिख दिया तो एग्जामिनर अगर देख लेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। 2 नंबर की परिभाषा में वो आपको 3 नंबर तक दे सकता है ना? तो यहां देखो इसी परिभाषा से इसका संगठन और संरचना दोनों क्लियर हो गया है। ये तो हो गई परिभाषा। अब इसका भौतिक गुण कैसा होता है? जो वायु है इसका भौतिक गुण कैसा होता है? तो भैया वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। मान लीजिए वायु बह रही है तभी हमें महसूस होती है। जब वायु बहती है तभी तो हमें महसूस होती है। क्या हम उसे सूंघ सकते हैं? नहीं। क्या हम उसे चख सकते हैं? नहीं। क्या हम उसे देख सकते हैं? नहीं। अगर मान लीजिए वायु देखने लायक होती तो पता चलता भैया इधर से हरी हरी गैस आ रही है, इधर से नीली नीली गैस आ रही है, आप रास्ते में जा रहे हैं और पता चला लाल लाल गैस आके सामने खड़ी हो गई और तब तक सामने से दूसरा व्यक्ति आ रहा है, वो भी गैसों को देखा और इधर आप हैं, तुरंत टकरा गए दोनों में। तो ऐसा भी हो सकता है ना? हो सकता है। तो आप देखोगे वायु कैसी है भैया? वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है और इसे हम तभी महसूस कर पाते हैं जब यह हवा के रूप में बहती है। जब हवा के रूप में यह बहती है तभी हम इसे महसूस कर पाते हैं। तो भौतिक गुण से वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन परिभाषा से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो क्वेश्चन यही होगा कि वायुमंडल क्या है? जल का आवरण, भूमि का आवरण, चट्टानों का आवरण या गैसों का आवरण? तो यही चीज तो मैं यहां पर चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं।
यही चीजें मैं यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि भैया हमारी पृथ्वी वायु की परत से घिरी हुई है ना, तमाम गैसों के परत से घिरी हुई है। इसी को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। तो जिन्होंने परिभाषा को अच्छे से समझा वो तुरंत जो है ऐसे क्लियर करके चले आएंगे, कहेंगे कहेंगे भैया सारी बात छोड़ दो, तीसरे का गोला रंग दो। अब देखो भैया, वायुमंडल की सर्वोच्च सीमा अस्पष्ट है। वायुमंडल कहां से लेकर कहां तक है, जैसे मान लीजिए ये अपना पृथ्वी मान लेते हैं इसको। अब वायुमंडल की सर्वोच्च सीमा यानी कि वायुमंडल का विस्तार कहां तक है, यह बात अस्पष्ट है। इसकी ऊंचाई कितनी है, यह बात अस्पष्ट है। लेकिन हमें इसके बारे में कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। जैसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में लगभग 1600, कितना भैया, 1600 किलोमीटर तक वायुमंडल की ऊंचाई बताई गई है। और वहीं आप कुछ अन्य आंकड़ों को देखोगे तो इसकी ऊंचाई कितनी बताई गई है भैया, 10,000 किलोमीटर तक। तो वही चीज यहां पर कही जा रही है, वायुमंडल की ऊंचाई से संबंधित बातें यहां पर कही जा रही है। तो आपको दो आंकड़ा मिल गया, एक मिल गया एनसीईआरटी का आंकड़ा, एनसीईआरटी सरकारी किताबें हैं वह ज्यादा मान्य होती हैं, तो आप यह भी आंकड़ा रख सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ये वाला पूछा जाएगा कि लगभग 10,000 km की ऊंचाई तक इसकी सीमा का पता चलता है। यानी कि जो वायुमंडल की सीमा है 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका पता चलता है, यानी कि वायुमंडल का विस्तार आप कह सकते हो। तो क्वेश्चन आपसे ये वाला पूछा जाएगा, कौन सा, ये वाला। क्लियर इतनी बात। तो वही चीज लिखी गई है कि वायुमंडल की जो सर्वोच्च सीमा है, ऊंचाई है, वह अस्पष्ट है, पहली बात तो। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी के आधार पर इसे कहते हैं कि भैया 1600 किलोमीटर तक वायुमंडल है, 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल की ऊंचाई है। तो वही चीज यहां पर जानना है, लगभग 10,000 km की ऊंचाई तक इसकी सीमा का पता चलता है, किंतु 32 km तक वायुमंडल का कितना परसेंट भैया, 99% भाग पाया जाता है। 32 km की ऊंचाई तक कितनी भैया, मान लीजिए ये हो गया 32 km, 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का कितना परसेंट हिस्सा भैया, 99% हिस्सा पाया जाता है। कितना परसेंट, 99% हिस्सा पाया जाता है। क्लियर इतनी बात। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन ये वाला पूछा जाएगा और दूसरा क्वेश्चन ये वाला पूछा जाएगा कि भैया कितने किलोमीटर तक 99% भाग पाया जाता है, कितने किलोमीटर तक 99% भाग पाया जाता है वायुमंडल का। क्लियर इतनी बात। तो यही दो क्वेश्चन बनेगा और एनसीईआरटी का आंकड़ा आपको याद जरूर रखना है। क्लियर। अगर क्वेश्चन लगा होगा, हाँ ये क्वेश्चन लगा है, वायुमंडल की ऊपरी सीमा क्या है। अभी मैंने आपको 10,000 बताया था ना, 10,000 km, किलोमीटर। तो जिन्होंने पीछे समझा वो तुरंत जो है ऐसे गर्दा की तरह उड़ा देंगे। उड़ा दोगे ना, बोलो हाँ, हाँ उड़ा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो हाँ, हाँ। तो ये हो गया भैया आपका सही। वायुमंडल की सबसे ऊपरी सीमा क्या है, ये कुछ आंकड़ों के अनुसार इतना है। एनसीईआरटी वाला भी भैया यहाँ पर आप चाहो तो नोट कर लो, एनसीईआरटी के अनुसार भैया 1600, कितना, 1600, हाँ 1600। कहीं कहीं आपको 1000 के आसपास भी मिलेगा, कहीं कहीं और भी इधर उधर मिलता है। लेकिन आपको यही याद रखने हैं, बहुत ज्यादा कुछ परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप कंपटीशन में जाएंगे तो वहां थोड़ा और भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। लेकिन आप घबराइएगा मत, ये आप इससे कंपटीशन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। अब वायुमंडल का संगठन, यानी कि हमारा वायुमंडल बना किससे है, कौन कौन से तत्व वायुमंडल के निर्माण में सहायक हैं। तो पहला आपका हो जाएगा गैस,
तमाम गैस से मिलकर वायुमंडल का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। जल वाष्प, जल वाष्प वायुमंडल के निर्माण का महत्वपूर्ण तत्व है। उसके बाद धूल कण, क्या भैया, धूल कण। तो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं भैया, वायुमंडल का निर्माण करते हैं। तो यही चीज यहां पर लिखी गई है। हमारे वायुमंडल का निर्माण मुख्यतः तीन प्रकार के तत्वों, संगठकों से हुआ है। पहला गैस, दूसरा जल वाष्प और तीसरा धूल कण यानी कि एयरसॉल। कभी कभी जो है धूल कण की जगह क्या शब्द प्रयोग कर लिया जाता है, एयरोसॉल। क्या शब्द प्रयोग में आता है, एयरोसॉल। इसे आप नोट कर लीजिए। आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धूल कणों को वैज्ञानिक रूप से और क्या नाम दे सकते हैं। तो आप कहना कि एग्जामिनर महोदय एयरोसॉल नाम रख दीजिए, एयरोसॉल नाम दे दीजिए, काहे से कि हम वही पढ़ के आए हैं। तो समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धूल कणों को अन्य किस नाम से या एयरोसॉल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, या इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तुरंत आप जो है गोलिया के भाग आना। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि वायुमंडल के संगठन में कौन सा तत्व नहीं है। तो तीन तो ये रहेंगे और जो नहीं रहेगा वह हो जाएगा चट्टान। क्या हो जाएगा, चट्टान, चट्टान। हाँ, चलो हम इसे एक अच्छा उदाहरण ले लेते हैं, मोबाइल। चलो मोबाइल कर देते हैं, मोबाइल। चलो यहां पर हमने लिख दिया मोबाइल। अब आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा तत्व वायुमंडल के निर्माण में सहायक नहीं है। तो ये भी सहायक है, ये भी सहायक है, ये भी सहायक है, लेकिन मोबाइल सहायक नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी रूप में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तीन तो यहां से दे देगा, एक बाहर ही लाके दे देगा। अगर पूछेगा इनमें से कौन है, तो तीनों में से कोई एक विकल्प रख देगा और तीन विकल्प बाहर से लाके रख देगा। आपको ये आइडिया पता ही होगा, इस तरह से आपने क्वेश्चन देखा भी होगा। ये देखो क्वेश्चन दे ही दिया, क्वेश्चन दे ही दिया। वायुमंडल के संगठकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। मैं पीछे फालतू में परेशान हो रहा था। हमारे टाइपराइटर महोदय ने इसके बारे में पहले से ही सोच रखा है, पहले से ही क्वेश्चन तैयार कर के रख दिया है। अब मेरे भाई बताओ, यहाँ पर वायुमंडल के संगठन में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, गैस, जलवाष्प और क्या, धूलकण। धूलकण को अन्य किस नाम से जाना जाता है, एरोसॉल, एरोसॉल। अब यहाँ आप आंख बंद करके, आंख ऐसे बंद करोगे और ढूंढोगे चट्टान कहाँ है। यहां यहां भी देख लेना, यहां नहीं, नहीं जरूर देखना मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे साथी। वायुमंडल के संगठकों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। तो भैया गैस शामिल है। चल कहे नहीं रहा भैया, चलो 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 चलते हैं। गैस शामिल है, जलवाष्प शामिल है, धूल कण एरोसॉल शामिल है, लेकिन वायुमंडल के संगठन में चट्टान शामिल नहीं है। बोलो, समझ में आ गई बात, बोलो। हाउ द जोश, मजा आ रहा है। हाँ, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं। गैस, देखिए गैसों में कई सारी गैसें हैं और कई सारी गैसों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एक यहाँ पर आप बात समझ लीजिए, ऊंचाई के साथ गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता है। जैसे मान लीजिए ऊंचाई के साथ क्या कहा जा रहा है भैया, ये आपकी ऊंचाई हो गई। ऊंचाई के साथ गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता है। ऊंचाई के साथ क्या होगा भैया, जो गैसों का क्या है भैया, अनुपात है, उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसे आप इस तरह से समझिए, जो गैसें हैं, जो गैसें हैं भैया, वह कहां ज्यादा पाई जाएंगी, सतह के पास पाई जाएंगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, उनके अनुपात में कमी आएगी। उनके अनुपात में क्या आएगी भैया,
कमी आएगी। जैसे मान लीजिए सतह के पास बहुत ज्यादा गैसें पाई जाएंगी, है ना, सतह के पास गैसें भारी मात्रा में पाई जाएंगी, भारी मात्रा में पाई जाएंगी, क्योंकि कुछ गैसें क्या होती हैं भैया, क्या होती हैं, भारी होती हैं। और जो भारी रहेंगे वो क्या रहेंगे भैया, सतह के पास रहेंगे। फिर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी इनका अनुपात भी क्या होता जाएगा भैया, क्या होता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा। क्या होता जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा, है ना, परिवर्तन हो रहा है। यहां देखो बहुत ज्यादा गैसें हैं, फिर देखो कम होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। क्लियर इतनी बात। तो सतह के पास गैसें भर भर के पाई जाएंगी, भारी मात्रा में पाई जाएंगी, क्योंकि कुछ गैसें जो है भारी होती हैं और भारी गैसें हमेशा कहां रहेंगी भैया, सतह के पास में रहेंगी। क्लियर, सतह के पास में रहेंगे। यहां कुछ उदाहरण दिया गया है। यहां कहा जा रहा है जो आपकी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है कितने किलोमीटर पर, 120 किलोमीटर पर। जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है भैया, ऊंचाई है, ऊंचाई हम चलते हैं 120 किलोमीटर तक। कहां चले हम, 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक। 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक जब हम लोग पहुंचेंगे तो यहां ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी। ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, नगण्य हो जाएगी, हो जाएगी। और भारी मात्रा में ऑक्सीजन कहां पाया जाएगा, सतह के पास में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, सतह के पास में पाया जाएगा। फिर धीरे धीरे कमी होती जाएगी, कमी होती जाएगी, कमी होती जाएगी, कमी होती जाएगी, और 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब आप पहुंचोगे तो ऑक्सीजन की मात्रा लुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर इतनी बात, इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गया। और आप देखोगे 90 किलोमीटर तक, यहां हम इसे मान लेते हैं भैया 120, तो 90 यहां तक पहुंचेगा, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक। दिख रहा है ना, दिख रहा है। 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर जब आप पहुंचोगे तो यहां आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जल केवल पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक जब आप पहुंचोगे तो यहां आपको यहीं तक क्या मिलेगा, ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड और ये अपना जलवाष्प, है ना, ये पाया जाएगा 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक। क्लियर इतनी बात। तो क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा वो क्वेश्चन ये वाला पूछा जाएगा, ऑक्सीजन वाला और जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु ऑक्सीजन नगण्य हो जाती है और कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ये जो जल वाष्प है ये पाया जाता है। तो आपको सीधा सिंपल सा कहना है कि 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑक्सीजन क्या हो जाती है, नगण्य हो जाती है। आशा करता हूं इतनी बात समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ा जाए। तो यही दोनों बातें भैया आप याद रखना, ऑक्सीजन वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला और जलवाष्प वाला, है ना। पहली बात तो ऊंचाई के साथ गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक नगण्य हो जाती है, यानी कि इसकी मात्रा खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर उसके बाद हमें क्या जानना है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प ये 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। क्लियर, दोबारा तो समझाना नहीं पड़ेगा। अगर समझ में नहीं आ रहा हो कुछ भी तो आप कमेंट करिएगा सब लोग, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। ये हो गया, दो बातें, दो तीन बातें भैया नोट करे रहना। आगे अब आप देखोगे गैसें दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं स्थिर गैसें, एक होती हैं स्थिर गैसें या स्थायी गैसें, और एक होती हैं परिवर्तनशील गैसें। कौन होती हैं, परिवर्तनशील गैसें। अब जो स्थिर गैसें हैं भैया, स्थिर गैसें या स्थायी, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इतना लिख दूं मैं, चलेगा, इतना लिख दूं चलेगा। तो मान लीजिए अगर आपके पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन अगर इतने प्रतिशत में पाई जा रही है तो वह इतने ही प्रतिशत में पाई जाएगी, वह इतना ही स्थान घेरेगी, इतना ही प्रतिशत लेगी।
लेकिन मान लीजिए जैसे आपका धूल कण हो गया, जलवाष्प हो गया, ये परिवर्तनशील होते हैं। ये क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। आपका जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ, 0.03% के आसपास है, लेकिन वर्तमान में आप देखोगे इसकी मात्रा बढ़ रही है। वर्तमान में 0.04% के आसपास हो चुकी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस में रखेंगे? परिवर्तनशील में रखेंगे। तो मेरा समझाने के लिए बस ये मतलब था, बाकी इसके बारे में नहीं जानिए, अभी कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गई बात? तो स्थिर क्या है और परिवर्तनशील कौन सी है, ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना है। क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो इस तरह से पूछा जाएगा कि भैया स्थिर गैसों में कौन कौन सी गैस आती है। स्थिर गैसों में कौन कौन सी गैस आती है, तो आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा बताओगे भैया? सबसे पहले आप बताओगे नाइट्रोजन। क्या बताओगे? नाइट्रोजन बताओगे। फिर क्या बताओगे? ऑक्सीजन बताओगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या बताओगे भैया? कहोगे ऑर्गन, है ना? तो स्थायी या स्थिर गैसों में ये तीन नाम आपको जरूर याद रखना है। नाइट्रोजन आपका जो है 78.1% पाई जाती है, और ऑक्सीजन आपका ये 20 हो गया, और इधर मैं 9 लिख दूं, चलेगा? हाँ, ये हो गया। ऑर्गन आपका जो है 0.1%, इतना लिख दूं, चलेगा? एक बार मुझे देखना पड़ेगा भैया, नहीं तो पता चला मैं गलत लिख दूंगा तो आप क्या करोगे? कहोगे कि मास्टरवा को कुछ आता ही नहीं है। इसे हम लिखेंगे 0.9%, है ना? एक बार फिर से सुनो, जो स्थिर या स्थायी गैसें हैं उसमें आपका नाइट्रोजन आता है जो कि 78.1% हमारे वायुमंडल में है। ऑक्सीजन जो कि 20.9% है। ऑर्गन जो कि 0.9% है। क्लियर इतनी बातें? तो ये क्या हो गई भैया? स्थिर गैसें हो गई। हालांकि आप बहुत सारी किताबों को पढ़ोगे तो उसमें यह आंकड़ा इधर उधर भी देखने को मिल सकता है। यह आंकड़ा इधर उधर भी देखने को मिल सकता है, यानी कि घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको एकदम शानदार नोट्स दूं, तो ये आप पूरा प्रामाणिक मान के चलो। एनसीईआरटी वगैरह पढ़ोगे तो वहां पूरा आंकड़ा जो है आपको इधर उधर ही देखने को मिलेगा। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूरी तरह से आप सही मान के चलिए। क्लियर इतनी बातें? अब आइए एक एक करके इन गैसों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन की बात करेंगे। और हाँ भैया, जो चीजें मैं लिख रहा हूं उनको चाहे आप ना भी नोट करिए, चाहे मत नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो सारी बातें लिखी ही रहती हैं। मैं केवल समझाने के लिए जो है लिखता हूं। नहीं तो आप कहोगे मास्टर आके पीपीटी के माध्यम से पढ़ा रहा है, हमको समझा ही नहीं रहा है। तो भैया थोड़ी सारी चीजें समझाना भी जरूरी है। अब देखो, नाइट्रोजन मैंने बताया भैया 78.1% ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। पहली बात तो यही आपसे पूछा जाएगा। और आप देखोगे सर्वाधिक मात्रा में यही गैस पाई जाती है ना? सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन ही है। और यह कौन सा काम करती है भैया? तो यह अग्निशमन का काम करती है, यानी कि आग को नियंत्रित करती है, आग को बुझाने का काम करती है। क्लियर? स्थिर गैसों में हमें तीन गैसें मुख्य रूप से पढ़ना है। एक पढ़ना है नाइट्रोजन, दूसरा पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है? ऑक्सीजन पढ़ना, और तीसरा का पढ़ना है? आर्गन पढ़ना है। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78.1%। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? कितना? जल्दी जल्दी से बताओ। 20.9%। ऑर्गन 0.9%। समझ में आ गई बात? नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, और यह सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रथम गैस है। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जरूर से जरूर नोट कर लेना। और यह कौन सा काम करती है भैया? तो अग्निशमन का काम करती है।
कौन सा काम करती है? अग्निशमन का काम करती है, यानी कि आग को नियंत्रित करती है, आग को बुझाने में मदद करती है। और यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? हाँ, ये देखो लिखा ही गया है, वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, कौन है? नाइट्रोजन है। तो ये पॉइंट आपसे क्या कर लिया जाएगा? पूछा जाएगा। ये प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा, ये किस काम आती है ये भी आपसे पूछा जाएगा। आगे देखो, पौधों के लिए यह लाभदायक होती है, यह पौधों के लिए लाभदायक होती है, उसके वृद्धि में सहायक होती है, लेकिन पौधे इसे सीधे ग्रहण नहीं करते। यह भी बात आपको पता होनी चाहिए, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर इतनी बात? यह पौधों के लिए लाभदायक गैस है, पौधों के वृद्धि के लिए लाभदायक गैस है, लेकिन पौधे इसे सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। अब सीधे ग्रहण नहीं कर सकते तो इसके लिए प्रभु ने, भगवान ने क्या बना दिया? एक ठो जीवाणु बना दिया। अब वो जीवाणु क्या करेगा? मिट्टी में इसका स्वरूप बदल देगा, इसका स्वरूप, इस गैस का, इस नाइट्रोजन का स्वरूप बदल देगा। और जब इसका स्वरूप बदल जाएगा तो पौधे इसे आसानी से क्या कर ले जाएंगे भैया? ग्रहण कर ले जाएंगे। आशा करता हूं मेरी इन बातों को आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो वही बातें भैया यहां पर लिखी गई हैं, पौधों के लिए लाभदायक गैस है, किंतु पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले सकते। यह भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। और मैंने आपको बताया ही भैया कि जब सीधे ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो प्रभु ने कहा कि जाओ जीवाणु भैया, मिट्टी में चले जाओ और पौधों को नाइट्रोजन स्वरूप बदल के पहुंचाओ। तो देखो, मिट्टी और कुछ पौधों की जड़ों में मौजूद जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं ताकि पौधे इसका उपयोग कर सकें। आशा करता हूं इतनी बात भी आप समझ गए होंगे, है ना? इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, पूरे मन से पढ़ेंगे और मजे के साथ पढ़ेंगे, और इस तरह पढ़ेंगे तो कब सिलेबस हो गया हमको पता भी नहीं चलेगा। अब जो दूसरी सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वह कौन है भैया? ऑक्सीजन है। कौन है भैया? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, कौन से काम में आती है? तो भैया यह अत्यधिक दहनशील होती है, यानी कि यह क्या करेगी भैया? जलाने का काम करेगी। नाइट्रोजन बुझाने का काम कर रही है, ये जलाने का काम करेगी। क्या करेगी? जलाने का काम करेगी। जैसे देखो, जले पर नमक छिड़कना, तो जब जले पर नमक छिड़को तो और जलने लगता है, तो उसी तरह से जले पर आप क्या छिड़क सकते हो? ऑक्सीजन छिड़को। जले पर ऑक्सीजन छिड़क रहे हो। अभी देखो भैया, जो ऑक्सीजन है इसकी प्राप्ति कैसे होती है? तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भैया इसकी प्राप्ति हरे पेड़ पौधों से होती है। ऑक्सीजन की प्राप्ति कैसे होती है? हरे पेड़ पौधों से होती है। अगर आपके एग्जामिनर ने सतही क्वेश्चन बनाया, हल्का क्वेश्चन बनाया, तो क्वेश्चन यही होगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा इसी में कि किस प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त होता है? तो आप कहना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या होता है? पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, और उस ऑक्सीजन को हम क्या कर लेते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। तो हमारी क्या है भैया? जीवनदायिनी गैस है ऑक्सीजन। क्लियर इतनी बातें? तो आपसे सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा इसका प्रतिशत कितना है, और यह आपको बतानी होगी कौन सी गैस है, किस क्रम में आती है। तो इसका क्रम दूसरा है। और भैया यह अत्यधिक दहनशील होती है, यानी कि क्या काम करती है? जलाने का काम करती है। जलाने का काम करती है। जैसे आप अपने पड़ोसी को जलाने के लिए
खूब सारा सामान खरीद कर लेकर आते हो, नई नई मोबाइल खरीद लेते हो, चरपहिया निकलवा लेते हो, ढेर सारा जगह जमीन लिखवा लेते हो और ये सोचते हो कि आपका पड़ोसी जल जाए। तो उसी तरह से यह क्या करती है, जलाने का काम करती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और ये मिलती कहां से है, तो हरे पेड़ पौधों से मिलती है। हरे पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके इसका उत्सर्जन करते हैं, इसे छोड़ते हैं और हम लोग ग्रहण कर लेते हैं। अगर हम लोग क्या करेंगे भैया, पेड़ों को काटेंगे तो ये बैलेंस बिगड़ भी सकता है। भारी मात्रा में पेड़ों वगैरह को काटेंगे तो बैलेंस बिगड़ भी सकता है। क्लियर? हाँ। जिससे वायुमंडल में इसका संतुलन बना रहता है। तो संतुलन तो इससे बना रहता है, लेकिन पेड़ वगैरह को काटोगे तो बहुत सारा दिक्कत आ जाएगा। फिर स्थिर गैसों में तीसरे नंबर पर आती है, तीसरे नंबर पर क्रम में तीसरे नंबर पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली तीसरी गैस कौन है, तो वह है ऑर्गन। क्या है भैया? ऑर्गन। इसका परसेंट कितना है? 0.9%। क्लियर इतनी बातें? और हमारे पास यहां पर दूसरी गैस है जिसे हम लोग परिवर्तनशील गैस के नाम से जानते हैं।